नमस्ते। जरा सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोग और हर एक को गिनना, ये वो जबरदस्त काम है जो भारत हर 10 साल में करता है। और 2011 की जनगणना वो सिर्फ सिरों की गिनती नहीं थी, सिर्फ नंबर्स नहीं थे। ये तो 1.21 अरब जिंदगियों की एक पूरी की पूरी तस्वीर थी। तो चलिए आज इन्हीं नंबर्स के पीछे छुपी कहानियों को समझते हैं। 121 करोड़ यानी 1.21 अरब लोग। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना विशाल कि सोचकर ही सिर चकरा जाए। इसे ऐसे समझिए, उस वक्त अगर आप अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सब की आबादी को मिला देते, तब जाके भारत की आबादी बनती। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? इस हैरान कर देने वाले आंकड़े के पीछे छिपी है एक कहानी, हमारे लोगों की, उनकी जिंदगियों की और हमारे देश की उस कमाल की डाइवर्सिटी की। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये गिनती की कहानी शुरू कैसे हुई, फिर ये सारे लोग आखिर रहते कहाँ हैं। इसके बाद देखेंगे कि पढ़ाई लिखाई मतलब हमारी साक्षरता का क्या हाल है। फिर बात करेंगे पुरुषों और महिलाओं के बीच के संतुलन की, और आखिर में देखेंगे कि पिछले 100 सालों में हमारी आबादी में क्या क्या बदलाव आए। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो इतने बड़े बड़े नंबर हमारे सामने हैं, ये हमें पता कैसे चले? मतलब पूरे देश को गिनने की ये इतनी पुरानी परंपरा आखिर शुरू हुई कैसे? तो इसकी जड़ें जाती हैं ब्रिटिश राज तक। पहली कोशिश हुई थी 1872 में, वाइसरॉय मेयो के टाइम में। कोशिश तो बड़ी थी, पर पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1881। वाइसरॉय रिपन के दौर में भारत की पहली सफल और एक साथ होने वाली जनगणना हुई। और बस यहीं से वो परंपरा शुरू हुई जो आज तक हर 10 साल में बिना रुके चली आ रही है। सोचिए, जंग का समय हो, अकाल पड़ा हो या देश का बंटवारा हुआ हो, ये गिनती कभी नहीं रुकी। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये गिनती शुरू कैसे हुई। अब सवाल ये है कि ये लोग रहते कहाँ हैं? ये जो 1.21 अरब की आबादी है, वो पूरे भारत में फैली कैसे है? और इसका जवाब हमें एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाता है जहां जमीन आसमान का फर्क है। जरा इस पर नजर डालिए। ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो कमाल का है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के कई देशों से ज्यादा है, और दूसरी तरफ है छोटा सा सिक्किम। और यही हाल यूनियन टेरिटरीज का है। कहाँ भागती दौड़ती दिल्ली और कहाँ एकदम शांत लक्षद्वीप। और एक मजेदार बात, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य सबसे बड़ा हो ये जरूरी नहीं। देखिए, राजस्थान एरिया में कितना बड़ा है, पर आबादी के मामले में यूपी उससे कहीं आगे निकल जाता है। लेकिन असली हैरानी तो तब होती है जब हम जिला लेवल पर जाते हैं। सोचिए, 2011 में महाराष्ट्र का सिर्फ एक जिला, थाने, इतना बड़ा था कि उसकी आबादी कई छोटे छोटे देशों से ज्यादा थी। और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली, जहां गिने चुने लोग रहते थे। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि भारत कोई एक जैसा देश नहीं है, ये तो घनी बस्तियों और दूर दूर तक फैले खाली इलाकों का एक खूबसूरत मोज़ेक है। अब इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए एक टर्म है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब बहुत सीधा है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं, बस। और ये देखिए, यहाँ ये फर्क साफ दिखता है। पूरे देश का एवरेज था 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन बिहार को देखिए, 1100 से भी ज्यादा, मतलब नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना। जाहिर है, इससे पता चलता है कि देश के कुछ हिस्सों में जमीन पर, रिसोर्सेज पर कितना ज्यादा प्रेशर है। तो ये तो हुई रहने की बात, पर जनगणना सिर्फ ये नहीं गिनती कि लोग कहाँ रहते हैं, बल्कि ये भी देखती है कि हम तरक्की कितनी कर रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा पैमाना है लिटरेसी, यानी साक्षरता। तो सवाल ये है कि 2011 में पढ़ाई लिखाई के मामले में भारत का रिकॉर्ड कार्ड कैसा था? पहली नज़र में देखें तो 74% लिटरेसी रेट ठीक ठाक लगता है कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अंदर झांकते ही एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। पुरुषों की साक्षरता दर 82% से ज़्यादा और महिलाओं की सिर्फ 65%, मतलब करीब करीब 17% का सीधा सीधा गैप। ये साफ दिखाता है कि शिक्षा के मौक़ों में कितनी बड़ी असमानता थी। और ये गैप सिर्फ जेंडर में नहीं, राज्यों के बीच भी है। एक तरफ है केरल, जिसने 94% लिटरेसी के साथ कमाल कर दिया, और दूसरी तरफ बिहार, जो उस वक्त लगभग 64% पर था। मतलब डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क। तो एक सवाल मन में आता है, ये जो जेंडर गैप है, ये जो पुरुषों और महिलाओं की पढ़ाई लिखाई में अंतर है, ये सबसे ज्यादा कहाँ था? वो कौन सा राज्य था जहां ये खाई सबसे गहरी थी? और इसका जवाब था राजस्थान।
2011 में राजस्थान वो राज्य था जहां पुरुषों और महिलाओं की लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा फर्क था। ये दिखाता है कि एजुकेशनल इक्वालिटी को लेकर कितना बड़ा चैलेंज था। चलिए अब शिक्षा से आगे बढ़ते हैं और समाज के एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, पुरुषों और महिलाओं के बीच का संतुलन। और इसे नापने का तरीका है सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे समाज की सोच का आईना है। तो सेक्स रेशियो आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल है। हर 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं? बस इसी सवाल का जवाब है सेक्स रेशियो। और इस मामले में भी देश में जबरदस्त अंतर दिखता है। एक तरफ केरल, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, एक बहुत ही हेल्दी रेशियो। नेशनल एवरेज 943 का था, जो खुद ही चिंता की बात है। लेकिन फिर दमन को देखिए, 1000 पुरुषों पर सिर्फ 533 महिलाएं। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है और बहुत गहरे सामाजिक सवालों की तरफ इशारा करता है। और जब हम जिला लेवल पर देखते हैं तो ये अंतर और भी साफ हो जाता है। पुडुचेरी का माहे जिला, जहां 1184 का शानदार रेशियो था एक तरफ, और दूसरी तरफ दमन जिला, जिसका आंकड़ा देश में सबसे कम था। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों में महिलाओं के लिए हालात कितने अलग अलग थे। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, टाइम में एक सफर करते हैं। आज को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि पिछले 100 सालों में भारत की आबादी की कहानी ने क्या-क्या मोड़ लिए हैं। भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ की कहानी को हम मोटे तौर पर 3 चैप्टर में बांट सकते हैं। पहला, 1911 से 1921 का दशक। ये वो अकेला दौर था जब अकाल और महामारियों की वजह से हमारी आबादी बढ़ने की बजाय असल में कम हो गई थी। फिर आया 1921 से 1951 का दौर, जब ग्रोथ तो हुई पर बहुत धीमी रफ्तार से। और फिर आज़ादी के बाद 1951 से 1981 के बीच हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट। वजह, बेहतर हेल्थ केयर और घटती मृत्यु दर। और हाल के दौर में भी कुछ हैरान करने वाली बातें हैं, जैसे 2001 से 2011 के बीच मेघालय में देश की सबसे तेज पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जहां कहानी बिल्कुल उल्टी थी, नागालैंड। ये अकेला ऐसा राज्य था जहां की आबादी इस दशक में बढ़ने की बजाय घट गई। मॉडर्न इंडिया में एक बहुत ही रेयर बात। तो कुल मिलाकर देखें तो 2011 की जनगणना सिर्फ नंबर्स का एक ढेर नहीं थी, ये एक स्नैपशॉट था, एक ऐसे देश का जो तेजी से बदल रहा था। इसने हमें एक ऐसा भारत दिखाया जो जबरदस्त रीजनल इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और लगातार बढ़ती आबादी के दबाव से जूझ रहा था। अब सोचिए, इन आंकड़ों को आए 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। एक ऐसा दशक जिसमें टेक्नोलॉजी, समाज, इकोनॉमी सब कुछ कितनी तेजी से बदला है। तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगर आज ये गिनती दोबारा हो तो वो नए आंकड़े आज के भारत की कौन सी नई कहानी कहेंगे। ये सोचने वाली बात है।